के जो लैंड बॉर्डर्स हैं और जो हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चलते हुए ये जो मुद्दा हम देख रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। बांग्लादेश में भी आप देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, स्टूडेंट्स को बाहर रास्तों पे हमने देखा प्रोटेस्ट करते हुए, मगर वो प्रोटेस्ट बहुत जल्दी कई और एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर दिया था। नेपाल में हिंसा विरोध प्रदर्शन फिलहाल थमते नहीं दिख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में साउथ एशिया के कई देशों में इस तरह की घटनाओं का होना भारत के लिए चिंताजनक है। साउथ एशिया मामलों के एक्सपर्ट रामी निरंजन देसाई ने बताया कि बांग्लादेश में जो भी हुआ था वहां पिछले कई सालों से तख्तापलट की तैयारी चल रही थी। लगभग उसी तरह से नेपाल में भी हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में भी CAA प्रोटेस्ट में इसी तरह के प्रयास भी किए गए। साउथ एशिया में चीन और इंडिया को काउंटर करने की कोशिश चल ही रही है। भारत को इन सब घटनाक्रम से बहुत सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। पेश है हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की रामी निरंजन से खास बातचीत। नेपाल के हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं और अब वहाँ कुछ सुधार की संभावनाएं नजर आ रही हैं और इन्हीं सबके बीच हमारे साथ हैं साउथ एशियन मामलों की जानकार बल्कि विशेषज्ञ कहेंगे हम रोमी निरंजन देसाई जी। मैम, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। और ये जो कुछ भी एपिसोड हुआ समझना चाहेंगे क्या कुछ है घटनाक्रम, पहले लंका फिर बांग्लादेश और अब भारत का पड़ोसी नेपाल जो एक तरह से बहुत कुछ भारत जैसा ही है। थैंक यू, आपने मेरे को इस शो पे बुलाया क्योंकि ये नेपाल जो हम देख रहे हैं अभी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। ऑफ कोर्स बांग्लादेश में हमने देखा है रिजीम चेंज हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है। म्यांमार आप देखिए वहाँ भी एक सिविल वॉर जैसी स्थिति चल रही है काफ़ी टाइम से। श्रीलंका में भी हमने देखा था बीच में दिक्कतें हुई थी। मगर नेपाल के जो लैंड बॉर्डर्स हैं और जो हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चलते हुए ये जो मुद्दा हम देख रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है, आपने कहा कि ये शायद सुधरेगा, मेरे को नहीं लगता है इतनी जल्दी सुधरेगा। क्योंकि अभी तो आर्मी ने टेक ओवर किया है, अब इलेक्शंस वापस होंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट होएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। मगर एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमें, जब हम साउथ एशिया को पढ़ रहे हैं, कि ये जितने भी रिजीम चेंजेस हुए हैं या जितने भी देशों में दिक्कतें हमने देखी हैं, ये सब एक ही वैरायटी के हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टूल किट, जैसे हमने CA के टाइम में हमने ये वर्ड बड़ा यूज़ किया था टूल किट जैसा, कि ऐसा कुछ अप्लाई हो रहा है। बांग्लादेश में भी आप देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, स्टूडेंट्स को बाहर रास्तों पे हमने देखा प्रोटेस्ट करते हुए, मगर वो प्रोटेस्ट बहुत जल्दी कई और एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर दिया था। नेपाल में भी हमने यही देखा है कि पहले तो ठीक है स्टूडेंट्स थे, मगर जो अब हम देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स ने इनको टेक ओवर कर लिया है। और ये अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ये लोकल लोगों के अगेंस्ट भी है। हमने हाल ही में देखा है कि एनसेल की बिल्डिंग जलाई गई है, रिटेल दुकानें जलाई गई हैं, लूट मार चालू हो गई है। भाट भटेनी करके बड़ा फेमस वहाँ सुपरमार्केट होता था, वो भी जलाया गया है। तो ये कौन कर रहा है? और अब ये भी हमारे नॉलेज में आ रहा है कि कई NGOs भी इन्वॉल्व थे जिनने प्रोटेस्ट के पहले ही एक टूल किट निकाला था और ये भी कहा था कि लोग स्कूल और यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में आए, इसमें भाग लें, ऐसे यूनिफॉर्म पहन के, ताकि लगे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है। तो ये सब बहुत गंभीर बातें हैं जो हमें सीरियसली लेनी चाहिए। काफ़ी हमको आदत है, काफ़ी चीज़ें हम नकार देते हैं, कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरी है, मगर जब आपके आसपास काफ़ी देशों में होता है ये बात थोड़ी कॉन्स्पिरेसी बढ़ के है। मैम, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, हमारा अगला सवाल कुछ उसी तरह का है कि भारत को के किनारे किनारे जो भी देश हैं, वो लंका भी हमारा कभी मित्र राष्ट्र रहा लेकिन वहाँ भी विरोधी स्वर। उसके बाद बांग्लादेश, उसको तो एक तरह से भारत की वजह से ही अस्तित्व में आया लेकिन वो भी हमारे आज विरोध में आ गया। नेपाल जो भारत जैसा ही है, जहाँ पर विश्व के बहुत कम देश हैं जहाँ पर जितनी ज़्यादा लिबर्टी नेपालियों को भारत में है और भारत भी नेपाल जा सकते हैं, उसको जब ब्रेक किया गया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत के बिल्कुल नज़दीक ये साजिश पहुंच गई है। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ये जो मार्कर्स होते हैं कि एक के बाद एक देशों में हो रहा है, ये हमारे जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, ये हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं और हमको लग रहा है कि और मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, जैसे बांग्लादेश में भी जो हुआ था, हमने तो 2 साल उससे पहले, रिजीम चेंज के पहले ही लिखना चालू कर दिया था कि रिजीम चेंज होने वाला है,
क्योंकि हमें हिंट्स मिल रहे थे कि कभी यूएस एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन विजिट कर रहे थे, कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की कमी है बांग्लादेश में। सेम चीज़ नेपाल में भी अगर आप देखें, सही बात है कि वहाँ 20% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ बहुत आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी करप्शन के चार्जेस हैं, वो सब ठीक है, मगर ये फॉल्ट लाइंस होते हैं जो काफ़ी इन्वेस्टेड पार्टीज जो होती है वो मैनिपुलेट कर सकती है, और वो मैनिपुलेशन चल रहा है। मैं तो कहूँ कि ये बांग्लादेश की बात या नेपाल की बात नहीं है, आप सीएए में भी देखिए, जब सीएए के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट जब हुए थे और वो हाथ से बाहर निकल गए थे, सबसे बड़ा रोल था सोशल मीडिया का। और जो इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रहा था वो कह रहा था कि हमारे इंडियन सिटीजन्स, माइनॉरिटीज़ की सिटीजनशिप छीनने की ये साजिश है। ये कहाँ से आता है? माहौल कहाँ से आता है? कहाँ से इंस्टिगेट किया जाता है बच्चों को? उसके बाद तो फिर सेपरेटिस्ट आइडियाज़ वगैरह, हमने वो स्पीचेस वगैरह सुनी थी। यहाँ भी नेपाल में भी सेम चीज़ है। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो है इंडिया को कंटेन करना। काफ़ी ग्लोबल स्टेज में इंडिया का जो राइज हुआ है वो काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हो, काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ को कहो, उनसे पच नहीं रहा है। जैसे चाइना को काउंटर करना चाहते हैं वैसे इंडिया को भी काउंटर करना चाहते हैं। नंबर 2, ये साउथ एशिया जो रीजन है, पहले लोग वेस्ट के तरफ देखते थे हर चीज़ के लिए, अब लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया की तरफ देख रहे हैं फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ उनका एक फुटहोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब फुटहोल्ड कैसे होता है कि आपकी गवर्नमेंट, जो वहाँ गवर्नमेंट हो, आपके फेवर में हो, आपके लोग हों, आप दूसरे देशों का, जिनका इंटरेस्ट है इन देशों में, उनका इमेज अच्छा हो वहाँ। तो यूजुअली यही कारणों के वजह से रिजीम चेंज होता है। एंड आई थिंक ये हम भारत के आसपास देख रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा, नॉट जस्ट बांग्लादेश, आप श्रीलंका, मगर आप मालदीव्स के भी तरफ जाइए, वहाँ भी सेम चीज़ आपको दिख रही है। आप नेपाल, ये काफ़ी टाइम से हमको लग रहा है कि स्थिति तो तैयारी चल रही है या अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और ये जैसे हुआ है ऐसा लग रहा है ये प्री प्लान्ड है, तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब हमें सोचने की बड़ी ज़रूरत है। मैम, आपने 2 बार सीए का जिक्र किया। किसान आंदोलन भी एक देश में भड़का था और उसमें लगातार चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग हो रही है। वो लाल किले तक आ गए थे। तरीका वही था जो बांग्लादेश में था, जो लंका में था, जो नेपाल में देखने को मिल रहा है, या जो अभी रिसेंटली आज ही फ्रांस में देखने को मिल रहा है। तो उसी तर्ज पर भारत में भी एक कोशिश की गई, बाई चांस सफल नहीं हो पाई। तो भारत को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? भारत को तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मतलब अगर हम अभी सोचना ना चालू करें कि आगे क्या हो सकता है या हमारे फॉल्ट लाइंस कैसे मैनिपुलेट हो सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत गलत रास्ता होएगा कि टू टेक दिस लाइटली। और हमें हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को काफ़ी आदत है हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी बुलाने की, मगर जैसे आपने सही कहा, फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी फॉरेन फंडिंग था, सीए में भी फॉरेन फंडिंग था। सीए में नॉर्थ ईस्ट में जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे थे उनका कनेक्शन मिला काफ़ी वेस्ट एशियन देशों में, वहाँ से सोशल मीडिया कंट्रोल हो रहा था। उसके थोड़े टाइम बाद यूएसएड की जब जांच हुई, यूएसएड की फंडिंग से ये पता चला, फंडिंग पैटर्न से ये पता चला कि हर रेजिस्टेंस ग्रुप को वहाँ फंडिंग हो रही थी, चाहे वो बांग्लादेश में रेजिस्टेंस ग्रुप हो या म्यांमार तक। म्यांमार के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, यूएसएड उनको फंड कर रहा था। बांग्लादेश में यूएस जो ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया उनको फंड कर रहा था किसी न किसी गाइज में। तो बाहर से जो पैसा आ रहा है उसमें तो कुछ मतलब अब क्वेश्चन ही नहीं बचा है। जॉर्ज सोरोस, ओपन सोसाइटी, ये सब जाने पहचाने अब ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं जो रिजीम चेंज की तरफ या एटलीस्ट डिस्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग भेजते हैं। तो हमारे सीए के टाइम में एक्चुअली काफ़ी कुछ हमने स्टेप्स लिए हैं, जैसे एफसीआरए की स्क्रूटनी, कि ये फॉरेन फंडिंग लिमिट की जाए। मगर आई थिंक
इससे कहीं और ज़्यादा हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। हमको आइडेंटिफाई, लोगों को भी आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइजेशंस को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे सकती हैं। ये थी हमारी खास बातचीत विदेशी मामलों, खासतौर साउथ एशियन कंट्रीज की एक्सपर्ट निरंजन देसाई जी से, जिन्होंने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि इन सारे घटनाक्रमों को भारत को सीख लेने की ज़रूरत है और भारत में जो कुछ भी कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले करने की कोशिश की गई थी, उससे भी सबक लेने की ज़रूरत है और चिन्हित करके ऐसी किसी भी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है ताकि पूरी तरह से सावधानी बरती जा सके। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।